हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्या है भाई, राजभाषा के रूप में हिंदी। इससे पहले भाई हिंदी की एक क्लास आ चुकी है जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। आज हम पढ़ेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन। तो गौर फरमाइएगा भाई, राजभाषा के रूप में हिंदी। राजभाषा का सामान्य अर्थ क्या है भाई? क्या है राजभाषा का सामान्य अर्थ? रामकाज की राजकाज की भाषा। किसकी है भाई? राजकाज की भाषा। राजभाषा का सामान्य अर्थ राजकाज की भाषा। राज राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं और राजभाषा जनता और सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। राजभाषा किसके बीच भाई? जनता और सरकार के बीच में किस चीज का काम करती है भाई? सेतु का कार्य करती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, आपको पता होना चाहिए। जब भी आप पढ़ो ना, आपको पता होना चाहिए, है ना, कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा, बस। और राज्य या प्रशासन की भाषा को ही क्या बोलते हैं भाई? राजभाषा कहा जाता है। अब आ गया भाई इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 14 सितंबर 1949 को। कब भाई? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा भाई? संविधान सभा द्वारा, ठीक है, भारत की राजभाषा घोषित किया गया, ना कि राष्ट्रीय भाषा। पॉइंट भी नोटेड, जो कि बच्चे गलत करते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान द्वारा भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा आ जाए तो ध्यान रखिएगा, राज्य भाषा घोषित किया गया था। इसीलिए राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई? हिंदी दिवस के रूप में। जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था भाई, ठीक है, संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था। और हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है भाई? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। एक क्वेश्चन हिंदी भाषा की अगर आपसे पूछ ले, लिपि कौन सी है? देवनागरी। और देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं भाई? देवनागरी लिपि का ही नाम क्या है? नागरी लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नागरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? देवनागरी। आ जाए, देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है? नागरी लिपि कहा जाता है। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं भाई? ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो नागरी लिपि है इसको दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। छोटी की मात्रा आएगी, कहीं नदी में बड्डी लगा दो भाई, ठीक है। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में क्या बोला गया है? नंदी नागरी। प्राचीन नागरी देवनागरी, ठीक है। जो प्राचीन नागरी है जिसका नाम क्या है भाई? देवनागरी लिपि का विकास 9वीं शताब्दी में, किसमें भाई? 9वीं शताब्दी में कुटिल लिपि से हुआ था। किस लिपि से हुआ था भाई? कुटिल लिपि से हुआ था। आप ये भी ध्यान में रखिएगा। और देवनागरी लिपि ब्राह्मणी लिपि का ही क्या है भाई? परिष्कृत रूप है। किसकी लिपि का है भाई? ब्राह्मणी लिपि का। अर्थात देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है भाई? ब्राह्मणी लिपि से माना जाता है। क्वेश्चन आ जाए, देवनागरी का जो विकास है किससे माना जाता है भाई? ब्राह्मणी। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख रखा है भाई, ठीक है, ब्राह्मणी लिपि से माना जाता है। जिस प्रकार से ब्राह्मणी, यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिख रखा है, लिपि बाएं से दाएं। कहाँ से भाई? बाएं से दाएं। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं भाई, ठीक है, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर जाते हैं ना, तो ये क्या है भाई? बाएं से दाएं लिखते हैं। वैसे ही देवनागरी लिपि में भी दाएं से क्या है, सॉरी, बाएं से क्या लिखते हैं भाई? दाएं लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्राह्मणी लिपि में कैसे लिखा जाता है और ब्राह्मणी लिपि में और देवनागरी लिपि में कैसा लिखा जाता है भाई? बाएं से दाएं। कैसा लिखा जाता है भाई? बाएं से दाएं लिखा जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावा भाई देवनागरी लिपि कैसी है भाई? अक्षरात्मक है। कैसी है? अक्षरात्मक है। और ये सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है जिसमें एक ध्वनि के लिए एक संकेत का क्या किया जाता है भाई? प्रयोग किया जाता है। किस चीज का भाई? एक ध्वनि के लिए एक संकेत का। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। शब्दों को शुद्धता प्रदान करने हेतु इसके ऊपर भाई क्या लगाई जाती है? सिरोरेखा। सिरोरेखा भाई, जैसे हमने कोई भी अक्षर लिखा भाई, ठीक है, कमल लिखा है सपोज, है ना, इसके ऊपर ये जो रेखा लगा दी इसी को क्या बोलते हैं? सिरोरेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरोरेखा का क्या किया जाता है भाई? प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा अनुच्छेद है, कौन सा भाई? अनुच्छेद 343(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ
की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि क्या होगी भाई, देवनागरी होगी। और एक और चीज, राजभाषा ना कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी जो है वो राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) के तहत, ठीक है भाई, देखिए अलग अलग है। 343 में ए में क्या है, 2 में क्या है, इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। भाई कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है भाई, अनुच्छेद 343 के दूसरे के तहत। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाएगा। संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा, कौन से अनुच्छेद में है, 343। या तो अकेला ही आ जाएगा, साथ में दिया मिलेगा 1 या 2, तो 2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था भाई, भारत का संविधान लागू हुआ था, है ना। लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति लागू होगी थी। क्या होगी थी भाई, राजभाषा नीति लागू होगी। और भारतीय संविधान के भाग 7, कौन सा है, सॉरी भाग 17, कौन सा भाई, भाग 17, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बना है, बनेगा। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अगर अनुसूची पूछ ले तो कौन सी, 8, है ना। देखिए अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित है। तो अगर आपसे क्या है भाई, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे, 3 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में भाई राजभाषा का उल्लेख है, भाग 17 में। किसमें भाई, भाग 17 में, पॉइंट भी नोटेड, किसमें है भाई, भाग 17 में। अनुच्छेद पूछ ले भाई राजभाषा का, है ना, 343 से 351। इसी प्रकार से पूछ ले किस अनुसूची में भाई, 8वीं अनुसूची में, जो कि किससे है भाई, भाषा से संबंधित है, जिसमें कितनी भाई, 22 भाषाएं, कितनी भाई, 22। स्टार्टिंग में 22 नहीं थी भाई, स्टार्टिंग में कितनी थी, 14 थी। स्टार्टिंग में कितनी थी, 14 थी। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ बता नहीं रखा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टिंग में कितनी थी, 14 थी। और अब वर्तमान में कितनी है, 22 भाषा है। 22 भाषा में कौन कौन सी है भाई, एक बार जरूर पढ़ लेना, पढ़ोगे इससे क्या बेनिफिट होगा, कई बार आ जाता है कौन सी भाषा उस संविधान में है या नहीं है। देखिए संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, असमिया है, बोडो है, डोंगरी है, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, क्या है भाई, कन्नड़ है, संथाली है, मराठी है, बंगला है और पंजाबी। इनका उल्लेख किया गया है, किनका भाई, इनका। लीजिए भाई, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाएं और उनकी लिपि, उनकी क्या है भाई, लिपि। तो लीजिए भाई, सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले कौन सी है भाई, अपनी हिंदी। हिंदी में क्या आएगी, देवनागरी, देवनागरी, ठीक है। संस्कृत की भी लिपि क्या है भाई, देवनागरी। कोंकणी की भी क्या है भाई, देवनागरी। डोंगरी की भी देवनागरी। नेपाली की देवनागरी। बोडो की भाई, बोडो की भी क्या है भाई, लीजिए क्या है, गौर फरमाइए, बोडो की भी देवनागरी, मराठी की भी देवनागरी। लेकिन जो मैथिली है, मैथिली की आपको है ना भाई, क्या मिलेगी, मैथिली की त्रिहुता या फिर देवनागरी, दोनों मिल सकती है भाई। और संथाली की क्या मिलेगी, ओल चिकी या फिर क्या है, देवनागरी। तो और गुजराती की भाई, गुजराती और देवनागरी। इस प्रकार से भाई देवनागरी लिपि में आ जाएगा कौन सी भाषा की और कौन सी की नहीं, हिंदी की, संस्कृत की, कोंकणी की, डोंगरी की, नेपाली की, बोडो की, मराठी की। इनकी सभी की लिपि क्या है भाई, देवनागरी है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, संथाली, ठीक है। संथाली की क्या है भाई, ओल चिकी या फिर देवनागरी। गुजराती की गुजराती और देवनागरी। कश्मीरी की भाई फारसी। कश्मीरी की क्या है, देखो, फारसी, अरबी, देवनागरी और शारदा, ये चारों हैं भाई कश्मीरी की, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सिंधी की, सिंधी में क्या है भाई, फारसी, अरबी और देवनागरी दोनों हैं। अशमिया में अशमिया है, क्या है भाई, अशमिया की जो लिपि है वो क्या है, अशमिया। और उड़िया की क्या है भाई, उड़िया है। उर्दू की कौन सी है भाई, उर्दू की अरबी फारसी, क्या है, अरबी फारसी अरबी, क्या है भाई, फारसी अरबी या फिर देवनागरी भी है, ठीक है भाई। कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़ की क्या है भाई, कन्नड़ लिपि है, क्या है, कन्नड़ है। इसी प्रकार से तमिल की क्या है भाई, तमिल है। तेलुगु की तेलुगु है। पंजाबी की गुरुमुखी है, इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो डार्क कर रखा है भाई। पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी है। बांग्ला, बांग्ला की क्या है भाई, बांग्ला है। मणिपुरी की भाई मैतेई, क्या है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। मणिपुरी की क्या है भाई, मैतेई है। और मलयालम की भाई क्या है, मलयालम है। तो इस प्रकार से 22 भाषाएं और 22 की क्या होगी भाई, लिपि होगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ेंगे भाई कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि क्लास 1 से और क्लास 2 से ही, दोनों ही पर्पज से क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। देखो, जो वैदिक संस्कृत है, क्या है भाई, जो वैदिक संस्कृत है, संस्कृत को देखो, वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा, इसे वैदिक, वैदिक
छांदस्य भी कहा जाता है। तो वैदिक संस्कृत को क्या कहा जाता है भाई, वैदिक, वैदिक और छांदस्य भी कहा जाता है। इसे भारतवर्ष की क्या कहते हैं भाई, आदि भाषा, भारतवर्ष की आदि भाषा कहा जाता है। और प्राचीन संहिताएं, वेद, आरण्य, ब्राह्मण, उपनिषद सभी वैदिक संस्कृत में रचित हैं। किसमें है भाई, जितने भी आपने वेद देखे होंगे भाई, कितने वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद आपने ये पढ़ा होगा भाई, ठीक है, अर्थवेद हो गया, ये सारे चारों के चारों पढ़े होंगे, ये किसके अंतर्गत आएंगे भाई, वेद, आरण्य, ब्राह्मण, उपनिषद, ये सभी किसके हैं भाई, संस्कृत में रचित हैं, वैदिक संस्कृत में। किसमें, वैदिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में लो भाई देखिए, कुल 52 ध्वनियां हैं। कितनी है भाई, 52, जिसमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन है। जबकि लौकिक संस्कृत में, लौकिक में संस्कृत दो प्रकार से भाई, वैदिक और लौकिक, मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था, ठीक है। तो वैदिक और लौकिक, लौकिक में 48 ध्वनियां हैं और जिसमें 13 तो स्वर हैं। यहाँ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, 13 स्वर है वैदिक में, और दोनों में, लौकिक में और वैदिक में कितने स्वर हैं, 13। लेकिन अब बात करें व्यंजन की, इसमें तो कितने 39 और इसमें कितने हैं भाई, 35 हैं। तो इस वजह से इसमें तो कितनी ध्वनियां, लौकिक में 48 और इसमें कितनी है भाई, 52 है वैदिक में। लौकिक संस्कृत को संस्कृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, जो लौकिक संस्कृत है ना, इसको संस्कृत भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप संस्कृत बोल लो या लौकिक संस्कृत बोल लो, सेम चीज हो जाएगी भाई, ठीक है। इसी प्रकार से लीजिए भाई, लौकिक संस्कृत या संस्कृत का प्रथम प्रयोग किसने कराया था भाई, अगर आप क्वेश्चन आ जाएगा, लौकिक संस्कृत या संस्कृत का सबसे प्रयोग, पहला प्रयोग किसने किया था, वाल्मीकि जी ने रामायण में किया था। किसमें किया था भाई, रामायण में। और संस्कृत को क्या बोला जाता है भाई, संस्कृत को देववाणी, हिंदी की आदि जननी भी कहते हैं। किसको, संस्कृत को। किसको भाई, संस्कृत को। और लौकिक संस्कृत या संस्कृत वैदिक संस्कृति का ही क्या है भाई, सरल रूप है, उसी का क्या है, सरल रूप है। पाली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की भाषा है भाई, किसकी है, बौद्ध धर्म की। और महात्मा जो, सॉरी, भगवान बुद्ध ने ना भाई पाली भाषा में ही क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। तो पाली भाई मुख्य रूप से बौद्ध की क्या मानी जाती है भाई, भाषा मानी जाती है। पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखे गए जो ग्रंथ है भाई, दीपवंश में मिलता है, जहाँ इसका अर्थ बुद्ध वचन है। क्या है भाई, बुद्ध वचन। पाली का अर्थ देखो क्या है भाई, बुद्ध वचन। जबकि पाली शब्द का पहला व्यापक प्रयोग बुद्ध घोष में, है ना, अष्ट कथाओं में मिलता है। किसमें मिलता है भाई, अष्ट कथाओं में मिलता है। कचायन, है ना, कचायन पाली भाषा के सर्वप्रथम क्या थे भाई, व्याकरण थे, है ना। कौन थे भाई, जिनको व्याकरण के ज्ञाता को बोला जाता है। कंचायन पाली भाषा के क्या थे भाई, प्रथम व्याकरण थे। प्राकृत भाषा का देखिए, प्राकृत भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने कराया था भाई, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। किसके नाट्य शास्त्र में भाई, नाट्य शास्त्र किसका है, भरत मुनि का। ओके, इसमें किस चीज का उल्लेख है, प्राकृत भाषा का। और प्राकृत भाषा को संस्कृत क्या कहते हैं भाई, साहित्य प्राकृत कहते हैं। प्राकृत को साहित्य प्राकृत भी कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार, किसके अनुसार भाई, भरत मुनि के अनुसार प्राकृत के 7 मुख्य और 7 गौण क्या है भाई, प्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे राजभाषा की जो है संवैधानिक स्थिति कैसी है भाई, अपने संविधान में डिटेल से पढ़ेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले भाग 5 के अनुच्छेद 120 में, किसमें भाई, भाग 5 के, है ना, हिंदी का भाई। एक और मैंने आपको पिछली इसी क्लास में बताया था, है ना, भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख है। लेकिन भाग 5 के अनुच्छेद 120 में, ठीक है, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। तो भाषा का, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का किस में कराया गया भाई, 120 में। और इसका उल्टा कर दो, इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो 120 का, ठीक है ना, 12 का उल्टा कर दो, क्या आएगा, है ना, 21 हो जाएगा, 210। और अगला ही भाग 6, ये तो भाग 5 है, ये भाग 6 है। अनुच्छेद 210 में विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का क्या है भाई, उल्लेख मिला है, उल्लेख किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को, कब भाई, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, बनेगा, है ना। कल को ये मत करना बताया नहीं था, जब भी जो भी पढ़ो आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में, 344 में। एक क्वेश्चन क्या है, उल्लेख है भाई, देखिएगा, तहत राष्ट्रपति 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 7 जून 1955 को। किसने कराया था, राष्ट्रपति ने। अध्यक्ष कौन थे इसके, बीजी खेर। और काका कालेकर नागरी लिपि सुधार समिति के क्या थे
भाई? संयोजक थे। कौन थे भाई? संयोजक थे। और अनुच्छेद 345 में, किस में भाई? अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में क्या किया गया है भाई? प्रावधान है। और अनुच्छेद 346 में पत्तर आदि की राजभाषा अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य अर्थात एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा का क्या है भाई? प्रावधान है। और अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय क्या है भाई? सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट, विधेयक और अधिनियमों अध्यादेशों द्वारा, है ना, अध्यादेश आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का क्या किया गया भाई? प्रावधान किया गया है। आपसे पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, ठीक है, आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है भाई? अनुच्छेद 348। कौन सा आएगा? अनुच्छेद 348। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है ना। और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, मैंने आपको करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इस प्रैक्टिस सेट से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सब मैंने करवा दिए हैं। अनुच्छेद 349 अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान किया गया है। 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर किस पे भाई? ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना, संशोधन किया गया। किसमें? 350 ए में क्या किया गया? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान है भाई। ठीक है, क्या है? प्राथमिक स्तर पर, ये क्वेश्चन बना है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है भाई? 350 ए में है। और अनुच्छेद 350 बी में भाषीय अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का क्या है भाई? उल्लेख है। और अनुच्छेद 351 भाई हिंदी भाषा के विकास के क्या है? निर्देश दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं भाई? निर्देश दिए गए हैं। और हिंदी भाषा के विकास और प्रसार की क्या की गई है भाई? बात की गई है। किसमें क्वेश्चन आएगा? हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस में दिए गए हैं? किस अनुच्छेद में भाई? 351 में। और इस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व क्या है भाई? निर्धारित किया गया है। आइए भाई, आइए पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, गौर फरमाइएगा। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया को पहले ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका था। किसको भाई? संस्कृत को देखो, तमिल को, तेलुगु को, कन्नड़ को, मलयालम को और उड़ीसा को पहले ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका था। लेकिन यहाँ पे देखिए, असमी होगी, मराठा होगी, बंगाली, पाली, प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में देश में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी होगी है भाई? 11 होगी है। कितनी होगी है भाई? 11 होगी है। कौन कौन सी हैं? 11, है ना। सभी को एक बार ध्यान से देखिए। अगर टोटल भाषाएं पूछे तो कितनी है भाई? संविधान में कितनी है? 22। पहले कितनी थी भाई जब संविधान बना? 8वीं अनुसूची में जिसका जिक्र किया गया है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितनी थी? 14 थी। अब वर्तमान में कितनी है? 22। कितनी है? 22। लेकिन अगर आपसे पूछ ले शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 11। कितनी है? 11। कौन कौन सी हैं? देखिए कौन कौन सी हैं भाई, है ना। लीजिए दोबारा रिवाइज करते हैं। संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, सारी भाई उसकी दे रखी है। किसकी? है ना, दक्षिण की। उड़िया होगी पहले ही शास्त्रीय भाषा। बाद में किसमें भाई? असमी, मराठी, बंगाली, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का। अब मिलाकर कुल इनकी संख्या कितनी होगी भाई? 11 होगी। अब हम पढ़ेंगे, देखिए जो आपका कंफ्यूजन होता है ना भाई, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, मानक क्या है, बोली क्या है, इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, राजभाषा। राजभाषा क्या है? राज्य भाषा का अर्थ है, राजभाषा का अर्थ है राज्य की भाषा। किसकी भाषा भाई? है ना, राज्य भाषा। यहाँ पे राजभाषा नहीं, राजभाषा है, राज्य, राज्य भाषा। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या है भाई? राज्य भाषा। लीजिए ध्यान से देखिएगा, राज्य भाषा। राज्य भाषा का अर्थ है राज्य की भाषा। भाषा की, देखिए राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं में अपने राज्य की भाषा में काम काज करने के लिए क्या है भाई? स्वतंत्र है। जब केंद्र के साथ उसे संपर्क स्थापित या फिर पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है तो वह, है ना, क्या है भाई? राजभाषा या सहराज भाषा का क्या करता है भाई? प्रयोग करता है। किस चीज का भाई? राजभाषा का या सहराज भाषा का प्रयोग करता है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी कि राष्ट्र की भाषा। दूसरे शब्दों में कहें, जिस
भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय संपर्क स्थापित किया जा सके उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा एक भावनात्मक क्षेत्र है। कैसा है भाई? भावनात्मक। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने और राष्ट्रीय भावना को जागृत करने, राष्ट्रीय गौरव की भावना को संवहन करने की शक्ति होती है। भारतीय संविधान में अभी तक गौर फरमाइएगा भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है भाई? भारतीय संविधान में अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा क्या है भाई? राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। संपर्क भाषा क्या होती है भाई? अब पढ़ेंगे संपर्क भाषा। भाषा के संदर्भ में संपर्क भाषा का अर्थ है जोड़ने वाली भाषा। क्या वाली भाई? कम्युनिकेशन वाली भाषा। एक तरह से संपर्क भाषा का आश्रय जन भाषा से है। संपर्क भाषा या फिर जन भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र या प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का कार्य करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। दूसरे शब्दों में कहें तो विभिन्न भाषा भाषीय वर्गों के बीच संप्रेषण यानी कि कौशल है ना, कम्युनिकेशंस के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा बोले तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज कहलाती है। भारत में प्राचीन युग में संस्कृत क्या थी भाई? संपर्क भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदी ने उसका क्या ले लिया भाई? स्थान ले लिया। वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। किसमें भाई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। किस पे भाई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसी प्रकार से भाई क्या है? मातृभाषा। क्या है भाई? मातृभाषा। मातृभाषा का क्या अर्थ है? मातृभाषा का सामान्य अर्थ है माता की भाषा। जैसा कि नाम से ही है, मातृभाषा यानी माता की भाषा। माता पिता परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी गई और सहज बोली का परिष्कृत रूप मातृभाषा कहलाती है। यह समाज स्वीकृत मानक भाषा होती है। दूसरे शब्दों में बालक अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों से जो भाषा सीखता है वह उसकी क्या होती है भाई? मातृभाषा होती है। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था भाई? देखिएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के लिए शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया भाई? देखिए, महात्मा गांधी ने किसके बारे में? मातृभाषा के बारे में, कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितने कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए उसकी माता का दूध होता है भाई। ठीक है, आइए इसके बारे में भाई और पढ़ते हैं अभी। मानक भाषा क्या है? मानक भाषा। मानक भाषा भाई, मानक भाषा को प्रीनिष्ठ भाषा, टकसाली भाषा, साधु भाषा, नागर भाषा आदि नामों से जाना जाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ है भाई। क्या है भाई? मानक भाषा को प्रीनिष्ठ, टकसाली, साधु भाषा या फिर नागर भाषा के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजी भाषा में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या कहते हैं भाई? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को प्रीनिष्ठ भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्य और सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है। उन विभाषाओं को बोलने पर देखिए बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार और व्यवहार की भाषा होती है। क्या? मानक भाषा भाई। ठीक है, विभाषा क्या होती है भाई? आइए पढ़ेंगे विभाषा। और विभाषा के बाद हम पढ़ेंगे भाई किसको? देवनागरी लिपि को, है ना। विभाषा ये कहोगे भाई ये क्या आ गई नई चीज? उपभाषा तो सुनी थी, है ना। इसी को भाई उपभाषा कहते हैं। इसी को विभाषा को ही क्या कहते हैं भाई? उपभाषा कहते हैं। ठीक है, लीजिए भाई, इसका जो क्षेत्र है भाषा से कम व्यापक है। भाषा से तो क्या है भाई? कम व्यापक, और बोली से अधिक। बोली से तो अधिक लेकिन भाषा से कम, तो वह क्या कहलाएगी? उपभाषा या विभाषा। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार एक प्रांत क्या है भाई? देखिए, पहले राज्य नहीं होते थे, प्रांत होते थे। क्या होते थे भाई? प्रांत। एक प्रांत या उपप्रांत की बोली या साहित्यिक रचना की भाषा विभाषा कहलाती है। और बोली क्या है भाई? बोली, देखिए बोली क्या है भाई? भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, और इसमें एक निश्चित शब्द समूह और व्याकरणिक संरचना द्वारा अपनाया जा सकता है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती भाई, ये डिफरेंस है बोली में उपभाषा में। ठीक है, उपभाषा में साहित्य की रचना हो सकती है लेकिन बोली में नहीं हो सकती। देवनागरी लिपि भाई, देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है। क्या है भाई? एक भारतीय लिपि है जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं और कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। और यह लिपि कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती है भाई? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षेत्रीय रेखा भाई, जिसे क्या कहते हैं? सिरोरेखा। ठीक है, जो भी आप कोई वर्ड लिखते हो उसके ऊपर भाई क्या लगाते हो? सिरोरेखा लगाते हो। क्या लगाते हो भाई?
भाई सिरोरेखा इस प्रकार से खींचते हो। आपने कमल लिखा, कमल के ऊपर ये जो लगा दी रेखा इसी को क्या बोलते हैं भाई, सिरोरेखा। ठीक है, जैसे कमल, कमल के ऊपर खींची गई क्षेत्रीय रेखा भाई, ओरिजेंटल जो ये लाइन है ये क्या कहलाती है, सिरोरेखा कहलाती है। ओके, अब आगे भाई परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्या आगे भाई, जो कि पहली क्लास और इस दोनों का क्या है भाई, मिक्सचर है। ओके, आइए भाई, अपभ्रंश क्या है भाई, अपभ्रंश को मध्यमकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के मध्यम की कड़ी माना जाता है। किसको भाई, अपभ्रंश को मध्यमकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी माना जाता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग है किसने भाई, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है भाई अपभ्रंश का, भरत मुनि के भरतनाट्यम में, जिसको अपभ्रंश को विभस्ट किसने कहा भाई, किसने कहा है, भरत मुनि ने, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग पहली बार किसने कराया था भाई, आचार्य वंडी यानी पतंजलि के पूर्ववर्ती ने किया था। जबकि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। किसमें मिलता है भाई, पतंजलि के महाभाष्य में। चीनी भाषा परिवार एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाश्री परिवार भी कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिए भाई, जो चीनी भाषा है, क्या है, चीनी भाषा कौन सी है भाई, है ना, चीनी भाषा परिवार है, चीनी भाषा परिवार है। और तिब्बती भाषा परिवार है, इसको एकाक्षरी परिवार की भाषा भी माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्वान था, अर्थात आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है भाई, अपभ्रंश से हुआ है। मुंडा और संथाली क्या है भाई, मुंडा और संथाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक क्या है भाई, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। किससे है भाई, ऑस्ट्रिक से। किसका, मुंडा और संथाली का, याद करो, याद करो, है ना, याद करो भाई साथ के साथ, मुंडा संथाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। और ब्रिजबुली भाई क्या है, ब्रिजबुली बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है। ठीक है, बंगला भाषा का पूछ ले कृत्रिम रूप क्या है, ब्रिजबुली। और ब्रिजबुली भाई किसका कृत्रिम रूप है भाई, बांग्ला भाषा का। किसका है भाई, बांग्ला का। और रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है भाई, हरियाणा में बोली जाती है। और खस परजिया पछाई जोरी दानपुरिया क्या है भाई, एस्कोटी फल कोटी और गंगोलिया और सिराली आदि कुमाऊं की क्या है भाई, उपबोलियां हैं। कहाँ की हैं भाई, कुमाऊं की हैं। कहाँ की, कुमाऊं की। तो चलिए भाई, इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया क्या, सनाली नागपुरिया राठी टहरी और श्रीनगरिया लोभिया आदि गढ़वाली की हैं। कहाँ की हैं भाई, गढ़वाली की। अगर हम बात करें, खस अपभ्रंश पढ़ा होगा भाई, क्या पढ़ा होगा, खस नहीं है तो मैं बताऊंगी आपको, डोंट वरी, अगली क्लास में आएगा। खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो बोली आएंगी, एक तो गढ़वाली और एक कुमाऊनी। तो ये रहेंगे भाई, ठीक है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। किसकी है भाई, कर्ता के साथ न का प्रयोग न होना पूर्वी हिंदी उपभाषा की। अर्थात देखिए, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये किसकी है भाई, पूर्वी हिंदी, ये तीनों है ना, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आएंगी भाई, तीन आएंगी। कितनी आएंगी, तीन आएंगी। तीन कौन कौन सी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़, अब क्या कर दो भाई, अब छत्तीसगढ़, ऐसे अवधी वैसे बघेली। और बोलियों में कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग नहीं किया जाता भाई, आपसे पूछा जाएगा किसमें नहीं किया जाता। ओके, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था भाई, गुजरात राज्य में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित को क्या कहते हैं भाई, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि। और ये है भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या 1835 में, किसमें भाई, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या है भाई, बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया था। किसको है, अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को, कब भाई, 1835 में। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। जो खड़ी बोली है उसको किस रूप में स्वीकार किया भाई, मानक हिंदी के रूप में। अर्थात मानक हिंदी का आधार क्या है भाई, खड़ी बोली है। क्या है, आपसे पूछ ले, मानक हिंदी का आधार क्या है भाई, खड़ी बोली है। क्या है, खड़ी बोली है। और भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है भाई, लघुत्तम आ गया, साथ में सार्थक आ गया, तो क्या आएगा भाई, शब्द आएगा। क्या आएगा, शब्द आएगा। और भाषा की पूर्णता इकाई क्या है भाई, वाक्य है। क्या है, वाक्य है। 14 सितंबर, किसको भाई, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है भाई, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में। अनुच्छेद 343 फर्स्ट, ओके, गौर फरमाइएगा।
हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया। क्या बताया गया है भाई? राजभाषा। और पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। क्या है भाई? पाली भारत की प्रथम देश भाषा है और इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं भाई। पाली को क्या कहते हैं? गौर फरमाइएगा। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। पाली भारत की क्या है भाई? देश भाषा है और सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में, है ना, कब किया था भाई? कब बताया था? 7 जून को 1955 को किसने कराया था? राष्ट्रपति ने। ठीक है। और हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की क्या है भाई? भाषा है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगर ध्वनि ऑप्शन में हो तो ध्वनि भी होगा, लेकिन वो मौखिक है और ये क्या है भाई? लिखित है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है भाई? अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है भाई? अमीर खुसरो हैं। हिंदी संस्कृत भाषा की क्या है भाई? उत्तर अधिकारिणी है। क्वेश्चन आएगा संस्कृत भाषा की उत्तर अधिकारिणी है कौन सी है भाई? है ना, हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तर अधिकारिणी भाषा है। नेक्स्ट है भाषा के क्षेत्रीय, क्या है भाई? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को भाई। और बोली में साहित्य की रचना नहीं हो सकती। और हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है भाई? अपभ्रंश है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वियोगात्मक और क्या है भाई? विश्लिष्ट या संश्लिष्ट भाषा है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है भाई? कोरवी है। क्या है? कोरवी है। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कोरवी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन यहाँ से बना है। आड़ोती हो गया, डुंडावती, ये पूर्वी राजस्थान की किसकी है भाई? पूर्वी राजस्थान की। और भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया। कौन सी का नहीं किया गया भाई? ऑप्शंस आएंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा, भोजपुरी का नहीं किया गया। और पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक उपयुक्त बोली कौन सी है भाई? ब्रज भाषा है। कौन सी है भाई? ब्रज भाषा। ओके। पूर्वी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रज भाषा। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, क्या है, बिजनौर, देहरादून, अंबाला और सानरपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है। कहाँ कहाँ पे भाई? रामपुर में, मुरादाबाद में, मेरठ में, बिजनौर में, देहरादून और अंबाला, इनमें खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। क्या कहा था भाई? हिंदवी कहा था। और इसके अलावा भाई इससे जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है भाई? अमीर खुसरो को हिंदी का क्या बोला जाता है भाई? अमीर खुसरो को हिंदी भाषा का क्या माना जाता है भाई? खड़ी बोली के हिंदी के। देखिए आगे भी मिलेगा आपको। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। क्या कहा था भाई? हिंदवी। और अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। किस में करते थे भाई? खड़ी बोली में। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषाओं की रचनाओं में मिलता है। किस में मिलता है भाई? हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग फारसी भाषा की रचनाओं में। फारसी भाषा की रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार से ये हो गया पूरा, यहाँ से हो गया पूरा। ठीक है भाई, लीजिए हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। इस प्रकार से भाई ये टॉपिक हो गया है पूरा। टॉपिक का क्या नाम था भाई? राजभाषा के रूप में हिंदी, जिसमें हमने देवनागरी भी पढ़ ली, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ लिए। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा ना भाई, वो रहेगा हिंदी की जो उत्पत्ति है ना भाई, अलग अलग जिन अपभ्रंश से हुई है, और इसके अलावा इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा भाई। वीडियो को लाइक कर दो और, है ना, नेक्स्ट क्लास के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।